नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। देवभूमि में आपका बहुत स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं तो आज बजट पेश करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर 4 बजे सदन में पेश करेंगे बजट। सदन में प्रश्नकाल के अलावा रोजगार पर भी चर्चा होगी। रोजगार को लेकर विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी में है सरकार। बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। मदन कौशिक ने कहा है बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। बजट में 56,900 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। तो बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार अपना 5वां बजट आज शाम 4 बजे बजट गैरसैंण में विधानसभा में पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए बजट का आकार करीब 56,900 करोड़ रुपए रखा गया है आज। तो इस बजट में जो मुख्य फोकस रहेगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा। इस दौरान मदन कौशिक का बयान सामने आया कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, साथ ही विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है सरकार की तरफ से। तो आज बजट पेश करने जा रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है, जहां पर बजट पेश करने वाले दिन ही सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। 10 साल की सत्ता से ज्यादा अपने इस 4 साल में रोजगार दिया है। ये मैं आंकड़े रखूंगा मैं कि हमने कितना रोजगार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जब मैं रखूंगा आंकड़े, मुझे नहीं लगता हाउस में बैठेंगे, हो सकता है वॉकआउट करें। आज करवा दी। तो आज बजट पेश करने जा रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 4 बजे ये बजट पेश होगा। सदन में प्रश्नकाल के अलावा रोजगार पर भी चर्चा होगी। कई अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। रोजगार को लेकर विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी में है सरकार। तो आपको बता दें कि इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर मुख्य फोकस रहेगा, युवाओं को रोजगार देने पर मुख्य फोकस रहेगा, साथ ही महिलाओं पर भी इस बजट में कुछ खास देखने को मिलेगा। बजट में 56,900 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार अपना 5वां बजट शाम 4 बजे पेश करने वाले हैं। विधान भवन में पेश करेंगे अपना 5वां बजट और इस दौरान आपको आकार करीब बता दें 56,900 करोड़ रुपए रखा गया है। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें क्या कुछ खास हो सकता है? फहीम, आपको हमारी आवाज आ रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पाया है फहीम से, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि अपना 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस बजट में क्या कुछ खास होगा ये तो देखने वाली बात होगी। 4 बजे इस बजट को पेश किया जाएगा। सदन में प्रश्नकाल के अलावा रोजगार पर भी चर्चा होगी। रोजगार को लेकर विपक्ष को जवाब भी देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जहां एक तरफ लगातार विपक्ष जो है सरकार पर निशाना साध रहा है, रोजगार के मुद्दों को उठा रहा है, वहीं विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है सरकार की ओर से। और अब जो बजट पेश करने जा रहा है उसमें जो मुख्य फोकस जो रहेगा, अगर हम उसकी बात करें तो बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर मुख्य फोकस रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और वहीं जो है लगातार बजट जो पेश किया जा रहा है उसमें ये तैयारियां देखी जा रही हैं कि जो विपक्ष साधना चाह रहा है, सरकार पर सवाल खड़े करना चाह रहा है, उसको जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर मुख्य फोकस रहेगा। बजट में 56,900 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बजट पेश होने वाला है, इस दौरान बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, बजट में आज के एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो ये है कि राज्य के जो आर्थिक संसाधन है उसको बढ़ाने को लेकर के बात होगी। और दूसरा ये जो एक महत्वपूर्ण फोकस के तौर पर अगर हम कहते हैं
तो फोकस होने वाला है जो राज्य में स्वरोजगार और रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर के एक बड़ा फोकस होगा। दूसरा, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर के फोकस होगा। और तीसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के नजरिए से, उसको लेकर के भी इसमें फोकस होगा। और ये जो बेसिक आधारभूत ढांचा है, अगर हम इसमें जो प्राथमिक सेक्टर है जिसमें कृषि और बागवानी शामिल है, अगर हम इसको भी शामिल करते हैं तो इसको लेकर के भी फोकस होगा। क्योंकि पिछले दिनों भी संकेत दिया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि जो समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा और राज्य का हर आदमी इससे अपने आप को जुड़ा, हर पहलू पर जुड़ा महसूस करेगा, सर्वांगीण विकास के नजरिए से महत्वपूर्ण होगा, एक अच्छा बजट होगा। तो अगर हम इस बयान को देखते हैं सीएम के और जो जिस तरीके के संकेत हैं बजट को लेकर के, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो पर्वतीय विकास को लेकर के इस बजट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि असंतुलित विकास की बात लगातार होती रही है। अभी तक जो विकास के आंकड़े रहे हैं हमारे सामने, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण की हो या फिर बजटीय प्रावधान के हिसाब से हम देखते हैं, चाहे उनमें अगर देखते हैं तो वो एक असंतुलन विकास होता है। और असंतुलन इस रूप में कहते हैं इसको आयुषी की उत्तराखंड में जो 4 जिले हैं मुख्य तौर पर, वो मैदानी क्षेत्र उनका ज्यादा भूभाग है और बाकी 9 जिले वो पर्वतीय क्षेत्र के हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में चाहे तो आर्थिक विकास दर की बात हम कर लें, चाहे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हम कर लें, चाहे तो प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें, वो बाकी के 4 मैदानी जिलों से बहुत कम है, निचले पायदान पर आती हैं। तो ऐसे में एक असंतुलित विकास होता है और लगातार हर साल बजट से ये उम्मीद की जाती है कि बजटीय फहीम, ये जो बजट आने वाला है तो उसमें राजस्व विभाग की अगर हम बात करें तो राजस्व विभाग को कितना फायदा हो सकता है? क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में राजस्व विभाग के लिए? देखिए, राजस्व जुटाने को लेकर के इसमें फोकस किया गया है, लेकिन जो अभी तक की संभावना है, जिस तरीके के संकेत है, हालांकि कितना फोकस किस तरीके से किया गया है, बजट 4 बजे पेश होगा तो उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी बजट ये प्रावधान क्या क्या है। लेकिन एक मोटे तौर पर अभी तक के जो अनुमान है, उस अनुमान के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बजट में एक जो आबकारी है उससे एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है उत्तराखंड में, और उसका जो लक्ष्य है वो बढ़ने की संभावना है। वो 3400 करोड़ से 3500 करोड़ के आसपास रह सकता है कि बड़ा लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा जो रेवेन्यू का जो टूरिज्म सेक्टर है, इसके रेवेन्यू को बढ़ाने को लेकर के प्रावधान हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा स्रोत है टूरिज्म का। तो ये कुछ बेसिक जो रेवेन्यू जनरेशन के हैं उत्तराखंड में, उन पर उनका लक्ष्य बढ़ाया गया है। और मुख्य तौर पर इसमें जो भारत सरकार और वाही सहायतित योजनाओं से पैसा जुटाया जाता है उत्तराखंड में, उसको भी इसमें लक्ष्य मानकर रखा गया है। तो इस तरीके से तकरीबन ये 57,000 से 58,000 करोड़ के आसपास का बजट रह सकता है। एग्जैक्ट फिगर अभी बजट के आने के बाद पता चलेगी, लेकिन ये उतना बजट आमतौर पर माना जाता है, क्योंकि 53,000 करोड़ का पिछली बार बजट था, उससे 10% तकरीबन ऊपर बजट माना जाता है तो अगले साल का। तो इस लिहाज से कह सकते हैं और महत्वपूर्ण बजट होगा। इससे काफी उम्मीदें भी हैं। त्रिवेंद्र सरकार के 5 साल पूरे, 5वां साल शुरू हो रहा है, तो 5वें साल का बजट है, यानी अंतिम बजट एक तरीके से माना जाता है, वो चुनावी बजट माना जाता है। तो उस हिसाब से उसमें कई घोषणाओं की उम्मीद भी की जा रही है कि कई घोषणाएं होंगी जेंडर बजट को लेकर के, महिलाओं की कल्याण सुरक्षा को लेकर के, बालिकाओं की सुरक्षा को, और विशेष तौर पर युवाओं को फोकस में रखते हुए इसमें कोई घोषणाएं हो सकती हैं। जी भाई, युवाओं की आपने जैसे बात की, तो युवाओं की रोजगार के जो मुद्दे हैं, सरकार के खिलाफ जो है लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता है, रोजगार का मुद्दा वो उठाता है। तो अब ये जो रोजगार की बात की जा रही है, वहीं मदन कौशिक का ये बयान भी सामने आया था कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। तो इसको लेकर भी क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है विपक्ष को जवाब देने की? बिल्कुल, देखिए, सदन में रोजगार के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। अलग अलग तरीके से हम पिछले दिनों भी देखा, और आज सरकार ने विपक्ष को जवाब दिया है सदन के अंदर रोजगार के मुद्दों को लेकर के। और बहुत साफ तौर पर जो स्वरोजगार उपलब्धता है उसको भी रोजगार से जोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि रोजगार और नौकरी दोनों में फर्क होता है, दोनों में अंतर है। आयुषी, इस बात को तो समझना पड़ेगा कि नौकरी देना और रोजगार कर लेना है, दोनों में अंतर होता है। अगर रोजगार के आंकड़े देखते हैं तो फिर वो समग्र जो स्वरोजगार की है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे तो स्टार्टअप है युवाओं का, चाहे तो राज्य सरकार की और कई योजनाएं हैं उनके तहत अपने अपने रोजगार किए हो, तो तमाम रोजगार से ही जुड़े होते हैं। तो बहरहाल वो तमाम आंकड़े सरकार सदन में पेश कर रही है, और बजट में भी की व्यवस्था हो सकती है कि स्वरोजगार को बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड
किस तरह से आगे कदम बढ़ाएगा, ये तमाम पहलू बजट में जुड़े हो सकते हैं कि रोजगार, क्योंकि रोजगार को लेकर के सरकार कह चुकी है रोजगार जिस तरह के दिए जा रहे हैं आगे भी दिए जाएंगे, तो रोजगार के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, उसको लेकर के बजट में क्या रूप वहीं मुख्य आप तौर पर हमारे साथ फोकस बने रहिए, होता हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। साल 2021 से 21 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में किया गया है पेश। राज्य का चतुर्थ आर्थिक सर्वेक्षण अर्थ और संख्या निदेशालय ने तैयार कर लिया है। हर साल की तरह आर्थिक सर्वेक्षण के इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित कई क्षेत्र और उनके उप क्षेत्रों की पिछले सालों की उपलब्धियां के साथ साथ चालू हो गई हैं। तो फहीम इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, उत्तराखंड राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है, क्या कुछ इसमें सदन में पेश किया गया है, क्या कुछ इसमें खास है? देखिए, इस आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना की छाया बहुत शिद्दत के साथ परिलक्षित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले वर्ष के अगर 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण में जब आर्थिक विकास दर देश के 4.2 और उत्तराखंड के मुकाबले 4.3 का जिक्र किया गया है, यानी एक बेहतर आंकड़ा था। और लेकिन 2020 पिछला साल ऐसा गया है कि कोरोना का उसमें जो और कोरोना से लड़ाई में प्रशासनिक मशीनरी लगी है, सरकारें लगी हैं, तो लिहाजा उसमें आर्थिक पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है। ये आर्थिक विकास रिपोर्ट है आर्थिक सर्वे की, इसमें साफ तौर पर कहा गया है। और इसमें जो चालू वित्त वर्ष है, इसमें ऋणात्मक आर्थिक विकास दर की जो बात की गई है वो 7.7 अनुमानित की गई है, जो मार्च में समाप्त होगा। तो एक बेहतर आने वाले दिनों की कल्पना की गई है, उम्मीद की गई है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम कहें, इस रिपोर्ट में अभी जो मोटा मोटी चीजें सामने आई हैं, उसमें कोरोना काल का जो पिछला वर्ष गुजरा है, इसमें आर्थिक ढांचा लड़खड़ाया है, बहुत साफ तौर पर कहा गया है। और उसका असर उत्तराखंड के संसाधनों पर भी पड़ा है, उत्तराखंड की आर्थिकी पर भी पड़ा है, ये कहा गया है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद इस रिपोर्ट में जताई गई है। जिस तरीके से चीजें सुधार हो रहा है, जिस तरीके से चीजें पटरी पर लौट रही हैं, उस रिपोर्ट में ये बात, इसकी उम्मीद जाहिर की गई है। जी फहीम, गैरसैंण को सरकार ने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला लिया है, तो क्या इसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बजट पेश होने के पहले इसका जो है निर्णय लिया गया? देखिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी पिछले साल बनाया गया था। पिछले साल मार्च में जब बजट सत्र हुआ था गैरसैंण में, तो 4 मार्च को ही वहां बजट पेश किया गया था। और 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के तुरंत बाद इस बात की घोषणा की थी कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी उत्तराखंड की। तो लिहाजा बिल्कुल ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, और ये गेम चेंजर के रूप में भी इसको देख सकते हैं। राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है गैरसैंण, तो वो अब विपक्ष के हाथों से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छीन लिया था। तो लिहाजा चूंकि आज उसकी 1 साल पूरा हो रहा है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए हुए, तो इसलिए भी ये आज का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 4 मार्च को ही पिछले साल बजट पेश हुआ था, 4 मार्च को ही आज ही हो रहा है। तो लिहाजा ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। और ये बात तो बहुत साफ तौर पर है कि विपक्ष के हाथ से, यानी कांग्रेस के हाथ से गैरसैंण का मुद्दा छीन चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए, धन्यवाद फहीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। सरकार और विपक्ष की गर्माहट में दिखा एक अलग नजारा। विपक्ष के नेताओं और सरकार के बीच सौहार्द मुलाकात देखने को मिली। विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश समेत कई नेता इसमें शामिल रहे। सीएम त्रिवेंद्र, स्पीकर प्रेमचंद और कुछ विधायक भी इस दौरान शामिल रहे। बजट पेश होने के पहले नेताओं में शिष्टाचार मुलाकात देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि ये जो बजट पेश होने वाला है, उसके पहले एक अलग ही नजारा देखने को मिला है, जहां पर एक सौहार्द शिष्टाचार मुलाकात सत्ताधारी और विपक्ष के बीच में देखने को मिला है। सरकार और विपक्ष की गर्माहट में दिखा एक अलग नजारा देखने को मिला है। विपक्ष के नेताओं और सरकार के बीच सौहार्द की मुलाकात देखने को मिली है। विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश समेत कई नेता इस दौरान शामिल रहे हैं, जिनके बीच मुलाकात की गई है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र और स्पीकर प्रेमचंद और कुछ विधायक भी इस दौरान शामिल रहे। बजट पेश होने के पहले ये सारी मुलाकात की गई है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम त्रिवेंद्र और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धांजलि दी है।
सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले दी गई है श्रद्धांजलि। साल 1895 में हुआ था गब्बर सिंह नेगी का जन्म। गब्बर सिंह नेगी ने लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध, तो अंग्रेज शासन में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हुए थे नेगी। तो आपको बता दें कि गब्बर सिंह नेगी ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। 1895 में उनका जन्म हुआ था। अगली खबर का रुख करेंगे। जूना और अग्नि अखाड़ा की सामूहिक पेशवाई निकाली जा रही है। वहीं सामूहिक पेशवाई में किन्नर अखाड़ा भी साथ साथ चल रहा है। शोभा यात्रा में देवभूमि की संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। इस दौरान उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से सांस्कृतिक टीमें आई। टीमें अपनी वेशभूषा में दिखी। पेशवाई में सबसे आगे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशा नंदगिरी का भव्य रथ है। उनके पीछे अन्य महामंडलेश्वर है। जूना अखाड़ा के पीछे अग्नि अखाड़ा चलेगा। इन दोनों के पीछे किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा का नेतृत्व कर रही हैं। जूना अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा की पेशवाई 3 बजे पांडेवाला ज्वालापुर स्थित अस्थायी छावनी से शुरू हुई। पेशवाई निर्धारित रूट से होकर जूना अखाड़ा की छावनी में प्रवेश करेगी। पेशवाई में हजारों की संख्या में नागा सन्यासी मौजूद हैं। हमारे साथ सुमित सैनी संवाददाता हरिद्वार से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, हम आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर पेशवाई निकली जा रही है, क्या कुछ माहौल है वहां का? हाँ, बिल्कुल कुंभ का आगाज हो चुका है। अब धर्म ध्वजा के बाद में अब पेशवाई का दौर चल रहा है। कल निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकली थी, तो अब आज जूना अखाड़ा के साथ में अग्नि अखाड़े की सम्मिलित पेशवाई आज घुघाल मंदिर ज्वालापुर के पांडेवाला से घुघाल मंदिर से यहाँ से निकलेगी। लगभग कुछ ही समय बाद यहाँ से पेशवाई निकलेगी, जिसमें किन्नर अखाड़ा उनके साथ सम्मिलित होगा। और इसका ये दिव्य नजारा जो आज हरिद्वार में देखने को मिलेगा, क्योंकि जूना अखाड़े की जो पेशवाई है, इसमें भारत के कई लोग कई कलाकृतियों को यहाँ पे कई कलाकार हैं जो आके यहाँ पे इस पेशवाई में सम्मिलित होंगे। और जो पेशवाई यहाँ से हरिद्वार के ज्वालापुर पांडेवाला मंदिर से घुघाल मंदिर से शुरू होगी और अपने शहर भ्रमण करते हुए अपनी जूना अखाड़े की स्थायी छावनी में पहुंचेगी। और वहां से फिर उनके सभी पूरे धार्मिक कार्य इस प्रारंभ हो जाएंगे। तो सुमित, जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसमें बोला जा रहा है कि सांस्कृतिक टीमें भी आई हैं और जो शोभा यात्रा है उसमें उत्तराखंड की संस्कृति का देखी जा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है उत्तराखंड की जो कलाकृति है, संस्कृति है, यह संस्कृति का देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर कई जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पे होंगे। देश के जिले के तमाम तमाम जो लोग जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति की बात करते, कुमाऊं गढ़वाल मंडल की संस्कृति है, वो भी इस पेशवाई में यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी सुमित, पेशवाई में हजारों की संख्या में नागा सन्यासियों के होने की भी मौजूदगी बताई जा रही है। बिल्कुल, इस पेशवाई में हजारों की संख्या में साधु संत पेशवाई में शामिल होंगे और यहाँ पर जूना अखाड़े की जो पेशवाई को अवधेशानंद जो आचार्य महामंडलेश्वर है वो शुरुआत कर वो उसका प्रमुख तौर पर उसका शुभारंभ करेंगे और वो सबसे पहले उसका पेशवाई का परिचालन करेंगे। और इसमें यहाँ पर तमाम जो देश विदेश जो नागा साधु है, नागा साधु भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो इस पेशवाई का मुख्य आकर्षण है। क्योंकि इस पेशवाई की बात करें तो इस विषय मुख्य आकर्षण। चलिए सुमित, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। किन्नर अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने मां गंगा की पूजा की। इस दौरान हजारों की संख्या में वहां संत मौजूद रहे। तो हरिद्वार महाकुंभ 2021 में किन्नर अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। इस दौरान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। वहीं हजारों की संख्या में संत और तपस्वी इस दौरान मौजूद रहे। किन्नर अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना हरिद्वार के लाल तारा पुल के पावन तट पर के समीप हुई है। आज जो हमारा ध्वजारोहण जो है अखाड़ों का परंपरा अनुसार जो ध्वजा लगता है हर कुंभ में, आज सबसे पहले जूना अखाड़े का ध्वजा है, फिर दशमा है, अग्नि है, आह्वान है, इनका सबके बाद लास्ट में हम लोगों का किन्नर अखाड़े का ध्वजा है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी साधु संत आए हुए हैं, हमारे किन्नर सब अंदर बैठे हुए हैं और आज सब चीज़ हो जाएगा। और कल हमारा जो पेशवाई है, कल वो 4 बजे से घुघाल मंदिर से निकलेगा।
जो जैसे हमेशा जिस रास्ते से आती वही रास्ते से होगी, सिटी से आएगी, यहाँ पहुँच। देखिए, प्रसन्नता है किन्नर समाज का। जिस तरीके से किन्नर समाज सत्य सनातन धर्म में प्रवेश किया है और जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा है, और जिस तरीके से धर्म ध्वजा, धर्म सभी का है, धर्म सभी का है, और ये आशा है कि किन्नर समाज धर्म की राह पे चले और धर्म का वजूद किन्नर अखाड़े में और किन्नरों के अंदर प्रवेश हो। और आज की खुशी तो मेरे लिए अनंत बहुत खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म से किन्नर विमुख हुए थे, आज सनातन धर्म में 2015 में किन्नर अखाड़ा गठन हुई, 2016 के महाकुंभ किए, 2019 का कुंभ भी हमने किया, और उस वक्त हमने जूना अखाड़े के साथ एग्रीमेंट हुई कि शाही स्नान जूना अखाड़े के साथ करेंगे। इस वर्ष हमने डिसाइड किया कि जूना अखाड़े के साथ नगर प्रवेश, धर्म ध्वजा, और हम साथ में मिलके पेशवाई और शाही स्नान तो पहले से ही था। तो ये स्वर्णिम अक्षर से ये दिन लिखा जा रहा है और इस बात की खुशी है हमें। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।